चार हाथ किस ओर इशारा करती है? तो जो चार हाथ लघु कथा है वह किस तरफ इशारा करती है, या फिर किस बुराई को उकेरा गया है चार हाथ जो लघु कथा है उसके अंदर? तो बताइए। पहला है इसका ऑप्शन पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ, दूसरा मजदूरों के शोषण की तरफ, तीसरा लालच की तरफ और चौथा उपरोक्त सभी। ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी तरफ इशारा करती है। एक मिल मालिक होता है, वह क्या करता है, तरह तरह के प्रयास करता है जिससे कि चार हाथ लग जाएं उसके मजदूरों को और वह जल्द से जल्द काम कर दे और अधिक से अधिक काम करे। तो यहाँ पर पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी तरफ इशारा किया है लेखक ने। दूसरा मजदूरों के शोषण की तरफ, तो जो मजदूर हैं उनके शोषण की तरफ भी इशारा किया है। कैसे कि जो पूंजीवादी होते हैं वह क्या करते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वह केवल अपने बारे में सोचते हैं। जो मजदूर है, जो मजदूर वर्ग है, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है और उनका शोषण किसी प्रकार से करके वह अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसीलिए सेकंड वाला भी सही है इसका। अब थर्ड देखिए, लालच की तरफ। तो यहाँ पर जो पूंजीपति है, उद्योगपति है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी व्यवस्था होती है अधिक से अधिक पूंजी कमाना, यही होती है। तो जो पूंजीपति होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वह इतने ज़्यादा लालची यहाँ पर इस लघु कथा में प्रकट किए गए हैं कि वह मजदूरों को नहीं देखते हैं, उन्हें चार हाथ लगवाता है। कभी वह लोहे के लगवाता है, कभी वह कटे हुए जो हाथ है उसे लगवाता है। तो यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है उसका कष्ट नहीं देखा जा रहा है कि जब उन्हें कटे हुए हाथ लगते हैं, लोहे के हाथ लगते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता होगा, यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। तो अपने लालच को ध्यान में रखा जाता है, तो इस ओर भी इशारा करता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक है? तो जो साझा लघु कथा है उसमें जो चौथी वाली लघु कथा थी उसमें जो हाथी है वो किस वर्ग का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है? तो देखिए, पहला सरकार का, दूसरा प्रभुत्वशाली वर्ग का, तीसरा किसान का और चौथा पहला और दूसरा दोनों। तो यहाँ पर जो हाथी है वह सरकार का प्रतीक नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर जो हाथी है वह प्रभुत्वशाली जो वर्ग है उसका प्रतीक दिखाया है। किस प्रकार से जो प्रभुत्वशाली वर्ग, क्योंकि हाथी क्या होता है, ताकतवर होता है। यही चीज़ इस कहानी में आपको दिखाई गई है कि लास्ट में जो हाथी और किसान है, हाथी क्या करता है, किसान को कहता है कि जो हमने साथ में मिलकर खेती की है तो हम क्या साथ में ही इसे खाएंगे। तो इसलिए वह क्या करता है, गन्ने का एक छोर अपने मुंह में ले लेता है, मतलब कि एक तरफ का जो गन्ना है वो अपनी साइड ले लेता है अपने मुंह में, दूसरे साइड का जो गन्ना है वह क्या करता है, किसान को दे देता है। और क्योंकि हाथी के अंदर ज़्यादा ताकत होती है और वह क्या करता है, उसे खाते जाता है और जो किसान है वह हाथी के मुंह की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसी डर से जो किसान है वह गन्ने को छोड़ देता है और पूरा गन्ना हाथी का हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसको ही प्रकट किया गया है। यहाँ पर जो जिसके अंदर ताकत होती है वह दूसरों का शोषण करते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, इसको दिखाया गया है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? तो जो राजा है, पहचान जो लघु कथा है दूसरी वाली, उसमें बताया गया है कि जो राजा है उसने कई हुक्म निकाले थे अपनी प्रजा को धोखे में रखने के लिए। तो कौन कौन से हुक्म निकाले थे? तो पहला इसमें बता रखा है आंखें बंद करवाना। तो आपको बताना है कौन सा सही है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने का, तीसरा होठ सिलवाने का और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो राजा है वह क्या करता है, वो आंखें बंद करने का हुक्म देता है। उसके पीछे क्या बताता है, वह आंखें बंद करके मन को शांति प्राप्त होगी। कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने की बात करता है, क्यों? क्योंकि जो प्रजा है उसे कुछ ना सुनाई दे और वह क्या है, अपना काम अच्छे से कर सके। अगर वह किसी की बातें नहीं सुनेंगे तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह अपना काम सही से कर सकेंगे। तो ये तर्क देता है राजा। अगला होठ सिलवाने का। होठ सिलवाने के लिए वह क्यों कहता है कि अगर सबके होठ सिल जाएंगे तो वह नहीं बोल पाएंगे। अगर वह नहीं बोल पाएंगे तो क्या होगा, आपस में बातचीत कम होगी और जो तरक्की है वह बढ़ेगी, जो काम है वह बढ़ेगा। तो इसलिए वह होठ सिलवाने की बात कहता है। पर इन तीनों के पीछे राजा का अपना एक अलग उद्देश्य था जो वह प्रजा के सामने नहीं दिखाता है, जिसे लेखक ने खुद बताया है। तीनों काम करने के लिए प्रजा को इसलिए कहता है कि इनसे क्या है, ना तो वह राजा के किसी काम को देख पाएगी प्रजा कि राजा किस प्रकार से काम कर रहा है, न
अगर कानों में पिघला हुआ शीशा होगा तो ना तो वह राजा की जो चालाकी है और जो बुराई है उसे सुन पाएगी, और अगर होठ सिले होंगे तो वह क्या है आपस में जो राजा जो दुष्कर्म कर रहा है, जो चालाकी कर रहा है उसके बारे में और उसकी आलोचना नहीं कर पाएगी। इसलिए यह काम किया जाता है। और यही क्या है वर्तमान समय में भी जो सत्ता है वह क्या है यही चीज़ चाहती है। तो ये चीज़ लेखक ने यहाँ पर बताई है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तीनों ही हुक्म देता है राजा प्रजा को। अगला क्वेश्चन, खैराती, रामू, छिद्दू, ये तीनों के तीनों क्या है वह क्या करते हैं, हुक्म देने के बाद वो सारी चीज़ें अपनाते हैं और फिर वह खैराती, रामू, छिद्दू खुश हो जाते हैं कि हम इतने लंबे समय से ना तो हमने अपनी आंखें खोल ली है, ना ही हमने अपने कानों में से जो पिघला हुआ शीशा है वो निकाला है, और ना ही हमने अपने जो होठ सिले हुए थे उसे खोला है। तो इसलिए वह क्या करते हैं, वो तीनों के तीनों आंखें खोल कर देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जो राज्य है वो अब क्या होगा, बहुत खूबसूरत हो चुका होगा। तो जब वह आंखें खोलते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, तो ये चीज़ यहाँ पर पूछ रखी है। तो पहला राजा, दूसरा मजदूर, तीसरा सत्ता का एकाधिकार, और चौथा मालिक। तो बताइए क्या चीज़ दिखाई देती है इन्हें। जब ये तीनों की तीनों आंखें खोलते हैं तो इन्हें कौन दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ राजा ही दिखाई देता है। जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने राजा होता है। इसका मतलब राज्य जो था जहाँ पर वह रहते थे उसमें कोई भी अंतर नहीं हुआ है, वो पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गया है। और जो राजा है वह क्या है और भी ज़्यादा उसे सत्ता जो है और भी ज़्यादा प्राप्त होती जा रही है। तो राजा ही राजा दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें राजा दिखने का मतलब क्या है, सत्ता पर एकाधिकार होना। एकाधिकार का मतलब किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होना। इसलिए पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन में जो ये दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, मतलब कि पहला और तीसरा नहीं दिया गया है, पर मैं आपको बता दूं ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपको क्या लगाना है, फर्स्ट और थर्ड दोनों, तीन, ये दोनों के दोनों सही होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन बना दिया है, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, उल्लू शेर के मुंह में क्यों जा रहा था। जैसे कि लोमड़ी से लेखक ने पूछा था कि वह शेर के मुंह में क्यों जा रही है, उसने क्या कहा, वहां पर रोजगार का दफ्तर है। जब वह उल्लू से पूछता है कि वह शेर के मुंह में क्यों जा रहा है अपनी मर्जी से, तो उल्लू क्या कहता है, पहला वह कहता है कि क्योंकि वहां पर रोजगार का दफ्तर था, दूसरा हरी घास का मैदान था, तीसरा मुंह के अंदर स्वर्ग, और चौथा पता नहीं। उल्लू है वह क्या कहता है, शेर के मुंह के अंदर क्या है, ना तो रोजगार के दफ्तर के बारे में बात करता है, ना ही हरी घास के बारे में बात करता है। वह कहता है शेर के मुंह के अंदर क्या है, स्वर्ग है, जहां पर मैं जाऊंगा और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मैं निवारण प्राप्त कर जाऊंगा, इसलिए वह शेर के मुंह में जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है। अगला क्वेश्चन, रोजगार के दफ्तर से लेखक किस ओर इशारा करना चाहता है। तो जो रोजगार का दफ्तर है उससे मैंने आपको बताया था किस तरफ इशारा कर रहा है, बेरोजगारी की तरफ इशारा कर रहा है जो लेखक है। तो हम केवल यही सोच के नहीं देखेंगे, हम और भी ऑप्शन देखते हैं। पहला, रोजगार की संभावना नहीं, वहां पर रोजगार की संभावना नहीं है। जो लेखक है वह केवल बेरोजगारी की तरफ इशारा कर रहा है कि समाज में जो बेरोजगारी है वो इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि अगर किसी मनुष्य से कहा जाए कि अगर इस रास्ते पर तुम जाओगे और यहाँ पर क्या रोजगार का दफ्तर है, रोजगार तुम्हें प्राप्त होगा, तो वह इंसान इसी रास्ते पर जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही होगा, बेरोजगारी की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगला, आंखें बंद करवाने के पीछे राजा का क्या मकसद था। पहला, राजा का मकसद पूछ रखा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है। यहाँ पर राजा के अनुसार प्रजा को क्या कहा गया यह नहीं पूछ रखा है। राजा मन ही मन क्या चाहता था, आंखें बंद करवाने से उसे क्या फायदा होगा। पहला, लोग राजा के कामों को ना देख पाए, दूसरा राजा मनमानी करे, तीसरा आंखें बंद करके शांति मिलेगी। तो जो आंखें बंद करके शांति की बात थी वह प्रजा को केवल दिखावटी रूप पर राजा बोल रहा था। मन ही मन वह क्या सोच रहा था, अगर प्रजा क्या है आंखें बंद कर लेगी तो इससे क्या है वह राजा के कामों को नहीं देख पाएगी, और साथ ही साथ राजा क्या करेगा, अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है हमारे, इसलिए फोर्थ वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जब लेखक शेर के पास गया तो शेर कैसे बैठा था। जब लेखक शेर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो क्वेश्चन था उसमें शेर
शेर कहानी के बारे में बताया था, तो आपको बताया था मैंने कि शेर किस तरीके से बैठा था, गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा था। जिस प्रकार से जो गौतम बुद्ध बैठे हुए दिखाई देते हैं, हमें शांति का प्रतीक दिखते हैं, उसी तरीके से शेर बैठा हुआ था। परंतु शेर क्या होता है, खूंखार होता है। तो उसने क्या था, गौतम बुद्ध की मुद्रा धारण की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमसे पूछ रखा है कि शेर कैसे बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों को 4 हाथ, ये जो 4 हाथ है, ये 4 हाथ तीसरे वाले जो लघु कथा है जिसका नाम 4 हाथ था। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया? तो जो मजदूर है उसे 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक है उसने कौन कौन से तरीके अपनाए थे? पहला, लकड़ी के हाथ लगवाए। तो हाँ, जो लकड़ी के हाथ है वो मिल मालिक ने लगवाए, परंतु वह उसमें असफल रहा। जो वह चाहता था कि मजदूरों के 4 हाथ बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसके साथ साथ लोहे के हाथ लगवाए। हाँ, लोहे के भी हाथ लगवाए थे उसने, तो इससे क्या है, इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। तीसरा, वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर रखा। अब आप सोचेंगे वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर क्यों रखा था? स्टार्टिंग में बताया था जो वैज्ञानिक है उसे मिल मालिक ने मोटी तनख्वाह दी। क्यों दी? अगर जब वह मजदूरों को ही तनख्वाह नहीं दे पा रहा था तो उसने वैज्ञानिकों को क्यों दी? क्योंकि वह चाहता था कि वैज्ञानिक कुछ ऐसा तरीका निकाले, कुछ ऐसी खोज करे कि जो मजदूर हैं वह बहुत जल्दी और बहुत सारा काम कर सके, उन्हें 4 हाथ लग जाए। पर जो वैज्ञानिक है वह इसमें असफल रहते हैं और उसे हटा दिया जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसके सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, फोर्थ वाला। हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? तो जो हाथी है उसने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की थी पूरे जंगल में? पहला, फसल में उसका भी साझा है। तो हाँ, जो हाथी है उसने यह घोषणा की कि जो फसल है किसान की, उसमें क्या है, उसका भी साझा है, उसकी भी हिस्सेदारी है। दूसरा, कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने वार्निंग भी दी थी कि फसल में क्या है, उसकी भी साझेदारी है, उसका भी हिस्सा है, इसलिए कोई भी जानवर उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेगा और ना ही पहुंचाएगा। अगला, तीसरा, नुकसान पहुंचा तो खैर नहीं। और हाथी ने वार्निंग दी, अगर किसी भी जानवर ने गलती से भी अगर खेत को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया तो उसकी खैर नहीं होगी, वो बचेगा नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ उसे पनिशमेंट दी जाएगी हाथी के द्वारा। तो जो फोर्थ वाला उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ जो एमसीक्यूज है आपके इस चैप्टर की लघु कथा के कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ध्यान हो तो हमने एमसीक्यूज तो किए ही किए हैं, साथ में हमने जो क्या किया, हमने एक समरी के तौर पर इन सभी लघु कथाओं के बारे में जाना है। अगर आपका शॉर्ट आंसर आता है, लॉन्ग टाइप आंसर आता है, या फिर आपके एमसीक्यू आते हैं, तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप उन्हें लिख सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।